करते हैं केमिस्ट्री में यूनिट 6 यूनिट में हमारे पास होगी वो एलिमेंट्स का निष्कर्षण कैसे करते हैं, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रकरण। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कौन से तत्वों को हम निष्कर्षित आसानी से कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में हम ये सीखेंगे, इस यूनिट के अकॉर्डिंग हम कॉपर का निष्कर्षण करेंगे, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण करेंगे, जिंक का निष्कर्षण करेंगे, आयरन का निष्कर्षण करेंगे, सिल्वर का निष्कर्षण और टी। हमारे पास इस प्रकार के कई एक एलिमेंट्स हैं जिनको हम आसानी से निकालना सीखते हैं। कॉपर का निष्कर्षण, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपर का निष्कर्षण के बारे में बात करेंगे या किसी भी एलिमेंट्स के निष्कर्षण के बारे में बात करेंगे तो इनको फिजिकल और केमिकल प्रोसेस दोनों के अकॉर्डिंग इनका निष्कर्षण किया जाता है। तो सबसे पहले हम इस यूनिट के बारे में, इस चैप्टर के बारे में खास पॉइंट जो हमारे पास मुख्य पॉइंट हैं, हम उनके बारे में सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सोचने का विषय यह है कि ये भी जो धातुएं हैं वो कहां से प्राप्त होती हैं, इनको कहां से निकाला जाता है। तो हमें मालूम है, इसकी जानकारी क्लियर है कि कोई भी धातु को निकालने के लिए उसी के अयस्क की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात धातुओं का शोधन अयस्कों के द्वारा किया जाता है। और ये अयस्कों के द्वारा जो किया जाता है तो धातुएं उसी अयस्क में संयुक्त होती हैं। अब हम इसमें ये सीखेंगे कि हमारे पास जो भिन्न भिन्न धातुएं दी गई हैं, कुछ तो अयस्कों के साथ संयुक्त होती हैं, कुछ बिल्कुल मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, निष्क्रिय धातुएं होती हैं। जैसे हमें मालूम है Ag, Au और प्लेटिनम Pt, ये धातुएं ऑलरेडी संयुक्त अवस्था में न होकर के मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। और बाकी की जो धातुएं हैं वो अन्य परमाणुओं के साथ संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं और इनका शोधन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या सीखेंगे, खनिज और अयस्क। खनिज और अयस्क के बारे में बात करते हैं। धातुओं का जो शोधन किया जाता है वो अयस्कों से किया जाता है, जबकि किसी भी रासायनिक पदार्थ में, किसी भी कोई भी पदार्थ लेते हैं हम, तत्वों का जो मिश्रण है, अगर कम प्रतिशतता में पाया जाता है तो ऑलरेडी वो खनिज है। शोधन केवल अयस्कों से किया जाता है क्योंकि कम खर्चे में अधिक धातुएं हमको प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन खनिजों में ऐसा नहीं होता है। तो हम सीख सकते हैं, एक सटीक डेफिनेशन सीख सकते हैं, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। क्यों? बट रीजन ये होता है, अयस्कों से ऑलरेडी उनके अंदर जो धातुओं की प्रसक्ता होती है वो अधिक होती है। जब धातुओं की प्रसक्ता अधिक है तो केवल अयस्कों से ही धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का शोधन किया जाता है, जब खनिजों से नहीं। खनिज का मतलब यह है कि जो भी हमारे पास रासायनिक पदार्थ है उसके जिसका है उसके अंदर उसी का तत्व छिपा होता है, लेकिन कम प्रतिशतता में। तो हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं बल्कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। अयस्कों से केवल धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, धातुओं का शोधन किया जाता है, बट रीजन क्या है? क्योंकि इनके अंदर धातुओं की प्रतिशतता अधिक होती है, जबकि खनिज के अंदर धातुओं की प्रतिशतता कम होती है। तो अब बात करते हैं हम, जैसे ये देखेंगे, मान लीजिए हमारे पास एक खनिज है, अयस्क है, और उसमें बहुत ही अल्प मात्रा में यदि
अल्प मात्रा में किसी तत्व के, सपोज के लिए हम कॉपर पायराइड ले लेते हैं, CuFeH2। जब कॉपर पायराइड ले लेते हैं, ये कॉपर पायराइड का यदि हम इसे खनिज बोले तो इसमें कॉपर की मात्रा बहुत ही अल्प होगी, प्रतिशतता कम होगी। यदि कॉपर का अयस्क लेते हैं तो उसमें कॉपर की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है। तो इसीलिए हम यहाँ पर कॉपर पायराइड, जो हमारे पास कॉपर का अयस्क है, उसमें कॉपर की मात्रा जो है वो अत्यधिक है। यही कारण होता है कि अयस्कों से हम धातुओं का शोधन कर देते हैं। अब मुख्य बात करते हैं कि हमारे पास प्रत्येक जो हमारे पास एलिमेंट है उनके हमारे पास अयस्क मालूम होने चाहिए और इनका शोधन किस तरीके से करते हैं। तो आज बात करते हैं कॉपर का शोधन किस तरीके से होगा, यानी कॉपर पायराइड से हम कॉपर का निष्कर्षण कैसे करते हैं। कॉपर पायराइड से कॉपर का निष्कर्षण करते हैं, तो आज सिखाते हैं कॉपर पायराइड से कॉपर का निष्कर्षण। नेक्स्ट सीखेंगे एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, सिल्वर और हमारे पास ऑरेट, गोल्ड। तो इस समय ये देखेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं हम, बेसिक पॉइंट ये और है, कुछ फिजिकल प्रोसेस को सबसे पहले यूज में लाते हैं, जो फिजिकल प्रोसेस के द्वारा हम अयस्कों का सांद्रण करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट कॉपर के अयस्क, पहला लिख लेते हैं हम, कॉपर के अयस्क के बारे में बात करें। पहला तो हमारा रहेगा कॉपर पायराइड, फॉर्मूला है CuFeH2। नेक्स्ट कॉपर ग्लास, फॉर्मूला है Cu2x। नेक्स्ट मेलेकाइट, फॉर्मूला है CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस। भिन्न भिन्न हमारे पास अयस्क दिए हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम जो हमसे पूछता है वो कॉपर पायराइड से हम कॉपर का निष्कर्षण कैसे करते हैं। कॉपर पायराइड से कॉपर का निष्कर्षण कैसे करते हैं, तो इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, जो भी अयस्क होगा मेरे पास, पहली प्रोसेस हम यहां पर सीख लेते हैं कॉपर का निष्कर्षण। कॉपर के निष्कर्षण में पहली जो प्रोसेस होगी वो होगी अयस्क का बारीक कणों में पीसना। पहली प्रोसेस होगी हमारे पास अयस्क का बारीक कणों में पीसना। जो भी हमारे पास अयस्क दिया है हम उसको इतने बारीक कणों में पीस लेते हैं ताकि उसके अंदर जो भी अशुद्धियां हैं, जिनके मोटे मोटे क्रिस्टल हैं, वो बारीक कणों में पिस जाएं। बारीक कणों में पिसने के बाद हम इसको अभी केमिकल प्रोसेस का यूज नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करेंगे इसका, हम केवल इसका फिजिकल प्रयोग करेंगे। फिजिकल प्रयोग में क्या करते हैं, जब अयस्क का बारीक कणों में पीस लेते हैं, बहुत ही महीन कण में पिस जाते हैं, तो इनका सांद्रण करते हैं फिजिकल प्रोसेस के द्वारा। अयस्क का सांद्रण, सांद्रण दो प्रोसेस से करते हैं। वो दो प्रोसेस क्या होंगी, एक तो होगा गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, दूसरा हुआ हमारे पास झाग प्लवन विधि। फर्स्ट होगा गुरुत्वीकरण पृथक्करण विधि, दूसरा झाग प्लवन विधि। इसमें फर्स्ट प्रोसेस में क्या करते हैं, ऐसे अयस्क लिए जाते हैं, इसमें ऐसी फिजिकल प्रोसेस का प्रयोग करते हैं जो चुंबकीय होते हैं। हम आयरन निकाल सकते हैं, जिंक निकाल सकते हैं, तो ऐसे
ऐसी प्रोसेस जो गुरुत्वीय पृथक्करण आयरन के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, और झाग प्रवहन विधि के लिए हम कॉपर का प्रयोग करते हैं। तो अब इसमें हम ये देखेंगे, यहाँ पर कॉपर का निष्कर्षण जो करने जा रहे हैं वो विधि हमारे पास रहेगी झाग प्रवहन विधि। तो हम इसको लिख सकते हैं, झाग प्रवहन विधि के द्वारा हम इसका पृथक्करण करेंगे। झाग प्रवहन विधि में क्या होता है, इसको हम परिभाषित कर रहे हैं, और हम आसानी से इसकी परिभाषा अपने नोट्स में लिख सकते हैं, समझ करके अपने शब्दों में लिख सकते हैं। जो पिसा हुआ अयस्क है, जो बारीक कणों में पिसा हुआ अयस्क है, इसको एक बड़े से टैंक में ले जाकर के प्रवाहित करते हैं। उस टैंक में जल और चीड़ का तेल पहले से मिश्रित होता है। टैंक के अंदर जल और चीड़ का तेल पहले से मिश्रित होता है। उसी में जब हम पिसे हुए अयस्क को प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित करने के ठीक उपरांत उसमें हम वायु को नीचे से प्रवाहित करते हैं। वायु को प्रवाहित करने से चीड़ के तेल और जल के मध्य में और इस अयस्क के मध्य में एक झाग बनना उत्पन्न हो जाता है। झाग बनना उत्पन्न हो जाता है तो कुछ समय तत्पश्चात उसे रोक देते हैं, तो अशुद्धियां जो होती हैं वो नीचे तली में आकर के बैठ जाती हैं। जब नीचे तली में आकर के बैठ जाती हैं तो कॉपर के या धातुओं के जो सल्फाइड होते हैं, वो सल्फाइड अयस्क उस झाग के साथ ऊपर आ जाते हैं, जिसे उन अशुद्धियों को बाहर कर दिया जाता है और अयस्क का सांद्रण कर लेते हैं। यानी कुछ मात्रा में हमारे पास अयस्क शेष जो बचता है, उसकी अशुद्धियां पूरी तरह से तली में बैठने वाली दूर हो जाती हैं। अब उस सांद्र अयस्क में सल्फर छिपा होता है, आर्सेनिक छिपा होता है और एंटीमनी आदि अशुद्धियां, फास्फोरस हो सकता है, आदि अशुद्धियां उसी झाग के साथ जब उपस्थित होती हैं, तो अब इसी झाग प्रवहन विधि के द्वारा जो अयस्क का सांद्रण हुआ है, इसी सांद्रित अयस्क को हम एक परावर्तनी भट्टी में भर्जन कराते हैं। तो अब अगली प्रोसेस जो होगी वो होगी भर्जन। भर्जन के अकॉर्डिंग हम सीखेंगे, भर्जन हमेशा O2 की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में, और ये भर्जन जो होगा वो परावर्तनी भट्टी। भर्जन हमेशा परावर्तनी भट्टी में करेंगे। तो भर्जन की डेफिनेशन को हम आसानी से सीख सकते हैं, प्रयास करेंगे, हमारे साथ सीखेंगे और हम आसानी से हम इसको लिख सकते हैं, अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। डेफिनेशन क्या है, सांद्रित अयस्क में, सांद्रित अयस्क में परावर्तनी भट्टी में ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम उसको गर्म करते हैं। गर्म करने के तत्पश्चात सल्फर, आर्सेनिक या जो भी अशुद्धियां हैं वो ऑक्साइडों के रूप में बाहर निकल जाती हैं, और जो सांद्रित अयस्क का सल्फाइड अयस्क है, वह सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो हम जो भी सांद्रित अयस्क का सल्फाइड अयस्क है, हम उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये प्रोसेस परावर्तनी भट्टी में करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे, उसके अंदर सल्फर था, सल्फर को, सल्फर जो अशुद्धि है ऑक्सीजन के साथ गर्म हुई, तुरंत SO2, ये कन्वर्ट हो गया SO2 में, सल्फर अशुद्धि बाहर निकल गई। आर्सेनिक छिपी हुई थी प्लस O2, AS पर ट्रिपल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव, एक सिंगल ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव, हम इसे बैलेंस कर लेते हैं, 2 का मल्टीपल कर देते हैं, 6 पॉजिटिव हो जाएंगे। 6 नेगेटिव करने के लिए 1.5 का मल्टीपल कर देते हैं, फॉर्मूला बन करके तैयार हो जाएगा AH2O3। अब हमारे पास एंटीमनी प्लस आधे अशुद्धियां फास्फोरस हो सकता है प्लस O2, इसे बैलेंस करते हैं, ट्रिपल पॉजिटिव 2 का मल्टीपल कर लेते हैं, 6 पॉजिटिव हो जाएंगे, 6 नेगेटिव करने के लिए 1.5 का मल्टीपल कर लेते हैं, Sb2O3। ये जो अशुद्धियां थी वो निष्कासित हो चुकी हैं। अब क्या करेंगे, उस कंसंट्रेट कॉपर पायरेट को लेते हैं, उसको भी ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं। जब उसको ऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो वो स्वयं ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो इधर देखेंगे हमारे पास कॉपर पायरेट,
सांद्रता S का शेष बच गया है प्लस O2। सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके SO2 गैस के रूप में बाहर निकल गया। अब हम जानते हैं Cu सिंगल पॉजिटिव, सिंगल S बचा हुआ है 2 नेगेटिव हमारे पास, 2 नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव 2 नेगेटिव को नहीं विस्थापित कर सकता है, 2 का मल्टीपल कर लेते हैं। दोनों Cu सिंगल पॉजिटिव 2 नेगेटिव बेस के साथ ऐड हो जाते हैं, Cu2S प्लस Fe2 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव, टोटल पॉजिटिव के बेस हमारे पास 4 और सल्फर 2 नेगेटिव, 2 सल्फर 4 नेगेटिव, बैलेंस हो जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला बन जाएगा FeX। तो हमारे पास जो भी अयस्क थे, अभी जो भी अयस्क थे पहले तो सल्फाइड में कन्वर्ट हो गया, पहले हम उसको सल्फाइड में तोड़ लेते हैं। अब इसी सल्फाइड को ऑक्साइड में तोड़ने का प्रयास करेंगे। Cu2 जो S है हम उसको फिर पुनः ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, Cu2S प्लस O2 इजिकल टू सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके SO2 के रूप में बाहर निकल जाएगी प्लस। अब हमारे पास जो शेष बच गया, एक Cu पर एक पॉजिटिव बेस, 2 Cu पर 2 पॉजिटिव बेस, 2 पॉजिटिव बेस 2 ही नेगेटिव बेस के साथ जुड़ेंगे, तो 2 नेगेटिव बेस लाने के लिए यदि हमने 2 का मल्टीपल कर लिया तो हमारे पास नेगेटिव बेस की संख्या 4 हो जाएगी। तो ऐसा कर लेते हैं हम, 2 मल्टीपल करने के लिए, 2 नेगेटिव करने के लिए हम हाफ का मल्टीपल कर देते हैं। अब हमारे पास सिंगल ऑक्सीजन जो बचा है वो कॉपर के साथ रिएक्ट हो जाएगा, इधर बन जाएगा Cu2 कॉपर ऑक्साइड। अब वो शेष रह गया फेरस सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन के साथ से रिएक्ट करते हैं तो फिर SO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये जो शेष बच गया, एक Fe पर 2 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव लाने पड़ेंगे, 2 नेगेटिव लाने के लिए हम क्या करेंगे 1/2 O2 का प्रयोग कर लेते हैं। यही आयरन इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर के फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो एक बार फिर हम इसकी डेफिनेशन आसानी से सीख सकते हैं। भर्जन में क्या रिजल्ट होना है, जो भी सांद्रित अयस्क है, जो भी हमारे पास सांद्रित अयस्क है तो उसमें ये अशुद्धियां छिपी होती हैं। सल्फर छिपा हुआ, आर्सेनिक छिपा हुआ, एंटीमनी छिपा हुआ, इनको जैसे ही ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं परावर्तनी भट्टी में तो ये अपने ऑक्साइडों के रूप में बाहर निकल जाती हैं। जब ऑक्साइडों के रूप में बाहर निकल जाती है तो कुछ अशुद्धियां तो यहीं पर दूर हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। हमारे पास जो सांद्रित अयस्क बचा हुआ है हम उसे ऑक्सीजन के साथ फिर ऑलरेडी गर्म कर रहे हैं। गर्म करने पर रिजल्ट हमें क्या मिला, जो सल्फर था ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके SO2 के रूप में बाहर निकल गया। अब हमारे पास फॉर्मूला बच गया Cu। हमें ये मालूम Cu पर पॉजिटिव बेस हमारे पास 1 है, जब 1 है तो हम सल्फर हमारे पास यहाँ पर सिंगल बचा हुआ है तो एक पॉजिटिव को हम 2 नेगेटिव के साथ नहीं हटा सकते हैं, एक और बढ़ा लेते हैं। जब एक और बढ़ा लेते हैं तो 2 पॉजिटिव हमारे पास हो जाएंगे, 2 नेगेटिव, फॉर्मूला बनकर के तैयार हो जाएगा Cu2S। एक एलिमेंट पर 2 पॉजिटिव बेस तो 2 पॉजिटिव बेस, 4 पॉजिटिव बेस, तो यहाँ पर जो 2 सल्फर बचे हुए हैं 4 नेगेटिव बेस, हमारे पास कॉपर का सल्फाइड शेष बच गया और आयरन का सल्फाइड। जो सल्फाइड शेष बचे हैं हम उनको ऑक्सीजन के साथ फिर रिएक्ट करते हैं तो ये अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। तो डेफिनेशन हम आसानी से सीख सकते हैं। जो सांद्रित अयस्क है उसका भर्जन ऑक्सीजन की उपस्थिति में परावर्तनी भट्टी में करते हैं तो सारे सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके ठीक नेक्स्ट पॉइंट पर देखेंगे, अगला जो हम सीखेंगे वो होगा निस्तापन। निस्तापन में क्या सीखेंगे, निस्तापन एक ऐसी प्रोसेस है जिसे हम बात्या भट्टी में अयस्क को गर्म करेंगे और अयस्क में हम सबसे पहले ये देखेंगे अम्लीय अयस्क है या क्षारीय अयस्क है। तो हम इसमें गालक का प्रयोग करते हैं। गालक ऑलरेडी क्या होते हैं, वो भी अम्लीय क्षारीय होते हैं। यदि क्षारीय गालक है तो अम्लीय हमारे पास अयस्क होना चाहिए। तो अब हम इसमें जो प्रोसेस करने जा रहे हैं, जो प्रोसेस होगी अशुद्धियां दूर करेंगे। हमें मालूम है जो मिश्रण हमारे पास शेष बचा हुआ है वो कॉपर ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड 2 का मिश्रण बचा हुआ है और उसी परावर्तनी भट्टी में कुछ मात्रा में हमारे पास कॉपर सल्फाइड भी शेष बचता है।
ये जब सल्फाइड शेष बचता है तो अब ऐसी कंडीशन में हम देखेंगे कॉपर सल्फाइड को कॉपर ऑक्साइड में फिर पुनः बदल देते हैं और अशुद्धियों को दूर कर लेते हैं। Cu2O प्लस, इसमें हमें मालूम है आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड एक अशुद्धि के रूप में है, तो हम इसमें एक ऐसा क्षारीय पदार्थ डालेंगे जो इसको आसानी से हटा सके। क्षारीय पदार्थ है आयरन ऑक्साइड, हमारे पास एक क्षारीय अपशिष्ट पदार्थ है, तो हम इसमें अम्लीय गालक का प्रयोग कर लेते हैं। जब अम्लीय गालक का प्रयोग करते हैं तो हमारे पास अम्लीय गालक है SiO2, हमें मालूम है आयरन ऑक्साइड, जो आयरन ऑक्साइड हमारे पास अपशिष्ट पदार्थ है वो क्षारीय अवस्था में है। जब क्षारीय अवस्था में है तो इसमें जो गालक डालने के लिए हम जा रहे हैं वो हमारे पास अम्लीय अवस्था का होना चाहिए। SiO2 अम्लीय अवस्था में है, जब अम्लीय अवस्था में है और ये क्षारीय अवस्था में, तो अम्ल और क्षार मिलकर के एक लवण का निर्माण कर लेते हैं। हम इधर देखेंगे Fe2 पॉजिटिव बेस, ऐसा ही हमारे पास 4 पॉजिटिव बेस, तो हम इसे लिख सकते हैं FeSiO3। हमारे पास ये धातुमल के रूप में जो फेरस सिलिकेट बचा हुआ है, धातुमल चेक कर लेते हैं। 3 2 6 माइनस की संख्या जो हमारे पास 6 है, Fe हमारे पास 2 पॉजिटिव है, SI सिलिकॉन हमारे पास 4 पॉजिटिव है। तो इधर क्षारीय पदार्थ अम्लीय पदार्थ के साथ तुरंत अभिक्रिया करके ये धातुमल के रूप में बाहर निकल जाता है, और इसमें जो कॉपर ऑक्साइड था प्लस कॉपर ऑक्साइड जो हमारे पास बचा था वो फेरस सल्फाइड, कुछ मात्रा में फेरस सल्फाइड शेष बचता है, तो ये तुरंत इंटरचेंज कर लेते हैं, ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है Cu2S और प्लस FeO। यही आयरन ऑक्साइड धातुमल के रूप में हमारा बाहर निकलता है। जब ये बाहर निकल जाता है तो हम इसको तो हथौड़ी के माध्यम से तोड़ करके बाहर निकाल देते हैं। जो कॉपर सल्फाइड शेष बच गया है, अब हम कॉपर सल्फाइड और अभी बेस वर्जन में हमारे पास बचा हुआ था कॉपर ऑक्साइड, दोनों का बेसिमरीकरण करने के लिए जा रहे हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास होगा बेसिमरीकरण। बेसिमरीकरण में ये देखेंगे क्या प्रोसेस करनी है, हमको यही Cu2S प्लस कॉपर सल्फाइड लेना है प्लस कॉपर ऑक्साइड लेना है, Cu2O जो कॉपर ऑक्साइड लेना है। तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे जो शेष बचा हुआ है, एक सल्फर को हम एक ऑक्सीजन के साथ विस्थापित नहीं कर सकते हैं, सल्फर को विस्थापित करने के लिए 2 ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। जब 2 ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसमें 2 का मल्टीपल कर लेते हैं, यही सल्फर इस ऑक्सीजन के साथ बाहर निकल जाएगा और इधर हो जाएगा SO2 प्लस हमारे पास जो बचा है 4 और 2 6 कॉपर, ये बच गया हमारे पास फफोलेदार कॉपर, फफोलेदार कॉपर। इसमें भी कुछ मात्रा में फेरिक ऑक्साइड शेष रह जाता है, वही फेरिक ऑक्साइड पुनः SiO2 से, इसमें भी SiO2 का प्रयोग कर लेते हैं, तो तुरंत ये FeSiO3 फेरस सिलिकेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो धातुमल के बचा हुआ शेष धातुमल के रूप में फिर बाहर निकल जाता है। अब ये जो कॉपर बच गया है इसे हम बोलेंगे फफोलेदार कॉपर। क्यों? फफोलेदार का एक कारण होता है, देखेंगे जो हमारे पास कॉपर प्राप्त हुआ है, फफोलेदार कॉपर का रीजन क्या है? प्राप्त कॉपर के अंदर कुछ फिर अशुद्धियां छिपी होती हैं, सल्फर हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है अल्प मात्रा में, और कुछ धातुएं हो सकती हैं, जिंक हो सकता है, सिल्वर हो सकता है। ऐसी धातुएं इसको कॉपर को एक उच्च कॉपर में नहीं परिवर्तित होने देती है, फफोलेदार यानी इनके मध्य में ऑक्साइड भी बनने की क्षमता होती है। अब इसी फफोलेदार कॉपर का शोधन करते हैं, शोधन करने के लिए क्या करेंगे? शोधन जो करते हैं, शोधन प्रोसेस में क्या करेंगे?
इस फफोलेदार कॉपर को एक टैंक में फिर लेते हैं और इसे गर्म करते हैं। गर्म करने के उपरांत क्या करते हैं, हरी बांस की बल्लियों के द्वारा या विद्युत अपघटनी विधि के द्वारा इलेक्ट्रोलाइसिस करने के उपरांत जब हम इसको हिलाते हैं, हिलाने के तत्पश्चात जो भी अशुद्धियां होती हैं वो सल्फर या आर्सेनिक या फास्फोरस या धातुएं वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड के रूप में विस्थापित हो जाती है। जब ऑक्साइड के रूप में विस्थापित हो जाती हैं तो हमारे पास जो शेष कॉपर बचता है वो फिर फफोलेदार कॉपर न होकर के उच्च कॉपर, ये हमारे पास उच्च कॉपर प्राप्त हो जाता है। तो शोधन में केवल हरी बांस की बल्लियों का प्रयोग कर लेते हैं या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रयोग कर लेते हैं। तो आज कॉपर निकालना सीखे। नेक्स्ट डे में हम सीखेंगे एल्यूमिनियम को कैसे निकालें।